नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मुद्दा में आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की, चीन की नीति और नीयत पर खोट पर। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर भारत और चीन के दोनों नेताओं ने कोई खास बातचीत नहीं की, लेकिन उसके इतर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जिनपिंग से एलएसी के मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अनसुलझे मुद्दों पर गंभीरता से सोचने की हामी भरी। लेकिन सवाल ये कि चीन की इस्लामी पर कितना भरोसा किया जा सकता है, खासतौर पर तब जब बीते वर्षों में चीन ने भारत को कई मौकों पर धोखा दिया हो और दोस्ती के नाम पर खूनी खेल खेला हो। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशते हैं आज के कार्यक्रम मुद्दा में, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भले ही बातचीत ना हुई हो, लेकिन जोहान्सबर्ग में दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने थे। हाथ मिलाकर चलते चलते दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, साथ ही अपने अपने मन की बात भी कही। पीएम मोदी ने जिनपिंग से हुई इस संक्षिप्त बातचीत में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव का मुद्दा उठाया। भारत के विदेश सचिव ने पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीकी यात्रा के समापन पर मीडिया से बातचीत की और जिनपिंग और पीएम मोदी की बातचीत के बारे में बताया। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट कर भारत से द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपनी बात कही। आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ ही दिन में दिल्ली में G20 समिट होनी है। 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों के बीच ये दूसरी अनौपचारिक मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे। इस दौरान भी पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर जोर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि चीन के इस भरोसे को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब भरोसा देकर चीन गलवान में हिंसक झड़प के जख्म दे चुका हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वीटो लगाकर उसका बचाव करता आ रहा हो, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत पर अनचाहा युद्ध थोप चुका हो और एलएसी पर इंच दर इंच भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब तक भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 19 से ज्यादा बार एलएसी पर द्विपक्षीय बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। ऐसे में चीन पर भरोसा करना कितना सही होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो दरअसल हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच में मौका मिलने पर चीन हमेशा पीठ में खंजर भोंकने का काम करता रहा है। हालांकि एक बार फिर हामी शी जिनपिंग की तरफ से भरी गई है कि एलएसी पर तनाव को कम करने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में चीन पर भरोसा किया जा सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं शुरुआत मंजू मैम आपसे ही करना चाह रहा हूं कि अनौपचारिक बातचीत तो हो गई चाइना के साथ और शी जिनपिंग ने तनाव कम करने को लेकर हामी भी भरी है। भरोसा कर सकते हैं चाइना पर? मुझे लगता नहीं हम फुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री और जो हमारी मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा वेरी करता है। चीन बार बार यही बोल रहा है कि मुद्दे जो बॉर्डर का मुद्दा है उसको उसकी सही जगह पे रखें, हमें बायलैटरल रिलेशंस ठीक करने चाहिए। अब जरूर वो बार बार बोल रहे हैं कि हम अच्छा इसमें बात करेंगे। बोथ लीडर्स ने कैंडिडेट टॉक्स किए और वो एग्री कर गए हैं डी-एस्केलेट करने के लिए। लेकिन चीन अपनी तरफ से अगर आप देखेंगे वो बार बार यही कहता है, साथ में बोलता है हाँ हमको रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा है बॉर्डर इशू का है उसको सही जगह पे रख के हमें आगे चलना।
तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल। अभी तक हम देख रहे हैं जो भी अभी तक जो हमारी अभी पहले से भी और अभी 2020 के बाद तो हम देख ही रहे हैं कि वो अपना कुछ कहते कुछ हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, अश्योरेंस देते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है चीन को फुल्ली ट्रस्ट करना इस वक्त। और लेकिन अभी शायद क्योंकि G20 के लिए उनकी उम्मीद है कि वो आएंगे इंडिया और उसमें G20 के टॉक्स में और शायद बायलैटरल मीटिंग भी तब हो सकती है। तो उससे पहले वो जरूर सिग्नलिंग कर रहे हैं कि अच्छा हमारे सब ठीक है, संबंध ठीक है और हम आगे इसको बढ़ावा देंगे और रिजॉल्व कर देंगे बिल्कुल, लेकिन उम्मीद कम है। उसके बाद क्या करते हैं, जब मीटिंग G20 की खत्म होती है उसके बाद वो एक्शन ग्राउंड पे क्या लेते हैं, ये इसका कहना मुश्किल है। जहाँ सर ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि 19 बार सैन्य लेवल की बातचीत हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि इस बातचीत में कोई निष्कर्ष निकला अभी तक, कुछ भी बेनिफिट हुआ? देखिए, बेनिफिट में तो आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने क्या पाया जी, लेकिन एक चीज तो है कि वहां से मामला जो है वो बिगड़ा नहीं है। हम जानते हैं कि जब वो छठी दौर का वार्ता हुआ था, छठी और सातवीं दौर के बीच में, तो कुछ डी एस्केलेशन या जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स था जी वो हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो एक कंडीशन रखी हुई थी कि इसी को हम आगे भी अगले मुद्दों में भी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो नहीं हुआ है। और उसका कारण सिर्फ एक है कि आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कहता क्या है, करता क्या है। हम दोनों ने अपने अपनी सेनाएं अपने वांटेज पॉइंट से हटाई, खास करके पेंगोंग के एरिया में जी। तो पेंगोंग में तो फिंगर 4 जो था वो तो उसका था ही नहीं, फिंगर 4 से लेके 8 तक उसका था ही नहीं, वो वहां से पीछे गया है। हमने जो वो ब्लैक टॉप था या हेलमेट टॉप था या बाकी सब जो एरिया थे वहां से हमने अपने सेना को पीछे कर ली है। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि चीन ने भी अपनी सेना को पीछे कर लिया था और बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल जो कन्फ्रंटेशन था उसको हमने अवॉइड किया हुआ और उसको उसी को अवॉइड करने के लिए अब ये जो सहमति हुई थी जी। लेकिन जहां तक पोजीशन है, ये पोजीशन आज के दिन में भी उतना ही रेलिवेंट है कि आप चीन के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप याद कीजिए जब ये गलवान हुआ था उसके महीनों के अंतर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो रशिया गए थे। रशिया में बातें भी हुई थी और उसमें चीन के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हाँ वी शुड डी एस्केलेट, लेकिन हुआ नहीं जी। उसके बाद भी बहुत सारे वार्ताएं हुई थी। मिलिट्री लेवल का वार्ता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका आउटकम तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया अपने वांटेज पॉइंट में फिर से नहीं आएगी। और जिस दिन इंडिया फिर से वांटेज पॉइंट लेगी, चाहे वो किसी ऐसे टॉप पे जाके बैठने की बात हो जहां से आप चीनियों के ऊपर में आंखें रख सकें, जहां से आपको एडवांटेज मिले, जब तक वो नहीं होता तब तक चीन अपने आप में वार्ता के लिए तैयार नहीं होगी, कम से कम मिलिट्री लेवल पे। अब आती है उनकी जो पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग होती है वो सीसीपी के अंदर में है और सीसीपी के बॉस जो हैं वो शी जिनपिंग खुद बने हुए हैं। तो जब तक शी जिनपिंग का क्लियर निर्देश नहीं जाएगा उनके कोर कमांडर के लिए, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए कि हाँ आप थोड़ा सा वो जो लचीदार रुख होता है गिव एंड टेक वो रखो, वहां से पीछे आओ, क्योंकि 3 एरिया ऐसे हैं जहां पे असहमति नहीं बन पा रही है। सबसे पहला जो यूपीए के दिनों में 2013 के जुलाई में जो चीनी सेना दौलत बेग ओल्टी तक चली गई थी और फिर वहां से वापस आके आधे देप्सांग में उन्होंने अपनी जो पकड़ है वो बना के रखी है उन्हीं दिनों से 2013 से। दूसरा है कि डेमचौक एरिया में जो उनका घुसपैठ बीच में चलता रहा था और आपने सुना होगा जब जी जिनपिंग यहाँ पे गुजरात आए हुए थे जिसको कि कांग्रेस कहती कि आप झूला झूल रहे थे, लेकिन वहाँ पे चाइनीज फोर्सेस आपके अंदर में बैठी हुई थी। तो वो चाइनीज फोर्सेस इसके पहले ही झूला झूलने के पहले भी आके वहाँ पे बैठी होती थी। वो लगभग 1 महीना 1.5 महीना बैठते थे, उसके बाद अपना एक कोई पिलर
वहां पे गार्ड से चले जाते थे कि ये चाइनीज एरिया है और वहां से वो पीछे चले जाते थे फिर से वापस आने के लिए। और तीसरा जो डिसएग्रीमेंट का एरिया है वो है अरुणाचल और उसके एडजेसेंट, जहाँ पे कि काफी बोन ऑफ कंटेंशन है। तो ये तीनों पे जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक ये डी एस्केलेशन का जो हम लोग सोच रहे हैं वो बेमानी होगी। और ये डी एस्केलेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप एलएसी को डिमार्केट करने का एक बिल्कुल मन नहीं बना लीजिएगा। देखियो, इंडिया 2007 में ही अपना मैप जो एलएसी का मैप है वो चाइनीज को दे हुई थी। 2007 कहाँ है और आज के दिन में हम 2023 में हैं। तो ऑब्वियसली चीनी उसके ऊपर में कुछ सोच नहीं हो रहे हैं। और जो 5 एग्रीमेंट हैं वो मोस्टली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की है, वो यूनिलैटरल कोई एक्शन ना ले उसके ऊपर में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन यूनिलैटरल पोजीशन लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रही है, डेवलप कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रही है एलएसी के अलॉन्ग में। और इंडिया ने मोदी के आने के बाद ये काम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल सर, हालात कितने बदले हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मंजू मैम, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा साहब से मेरा जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि दरअसल चाइना की आदत ये बन चुकी है कि वो 2 कदम आगे बढ़ता है, दबाव पड़ता है, बातचीत होती है तो 1 कदम पीछे आ जाता है, यानी 1 कदम तो वो आगे ही रहता है। बिल्कुल, उनका ये स्ट्रैटेजी शुरू से रही है। बात करो और प्रेशर डालो और अपना एडवांटेज रखो हमेशा। और ये इंडिया उनको नहीं काउंटर कर पा रही, क्योंकि वो बहुत ही हमारा इतना जो बॉर्डर है, जैसे ओझा साहब ने भी कहा है, कैप्टन ओझा ने भी कहा, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम डिमार्केट करें। तो डिमार्केशन ही नहीं है, वो कुछ भी क्लेम करते रहते हैं। और इंडिया की आदत वो नहीं रही है कि हम भी जाके आगे पीछे करें और क्लेम करें। तो शायद हमें अपना जो पॉलिसी है चेंज करनी पड़ेगी और हमें भी थोड़ा अग्रेसिव असर्टिव पॉस्चरिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास एडवांटेज रहे। जैसे जो मुझे लग रहा है जो गोगरा स्प्रिंग्स में बात हुई थी और जो थोड़ा वो पीछे हटे थे, शायद इसीलिए क्योंकि हम एक एडवांटेजेस पोजीशन पे थे। तो आई थिंक हमें भी एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी, लेकिन हम चाहते नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फ्रंटेशन की बिगड़ने की वो लगता है उसमें आ सकता है, हो सकता है और बिगड़ जाए। लेकिन हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे हम और एडवांटेजेस पोजीशन पे रहें और हम ट्रस्ट अपने जो प्रिपेयर्डनेस है और अपना स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा के रखें और हमेशा तैयार रहें। और उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें फुली, जो भी वो कहते हैं। और उनको क्लियरली बोलना चाहिए, ये आपका जो 2 स्टेप्स एंड 1 स्टेप बैक जो पॉलिसी है, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप 2 स्टेप वापस जाइए तभी हम इसको मानेंगे। तो थोड़ा हमको भी थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा और शायद ये इससे उनको शायद मैसेजिंग सही हो तो शायद मान जाएं और आगे चल के जो टॉक्स होंगे वो फ्रूटफुल हो। बिल्कुल मैम, एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने जिस शौर्य के साथ जवाब दिया चीनी सैनिकों को, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भारत ने अपनी रणनीति भी बदली है। लेकिन क्या, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि रणनीति को और भी थोड़ा धार दिए जाने की जरूरत है। बात करें चाइना की, जिसकी नीति और नीयत पर हमेशा से सवाल उठते रहे, क्या चाइना अपनी हरकतों से बाज आएगा? दोनों बेहद खास मेहमान मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। मैं झा सर, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि गलवान में जिस तरीके से जवाब भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया गया, क्या ये चाइना को क्लियर मैसेज था कि अब भारत न रुकने वाला है न झुकने वाला है? अगर आप जिस भाषा में समझेंगे, हम उस भाषा में आपका सामना करने को तैयार हैं। अच्छा जी, कुछ हद तक मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं, लेकिन ये जो एक स्पष्ट रुख जो होता है जी, एक स्पष्ट पोजीशन जो होता है अनआर्ग्यूएबल, ये वो पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन तभी हुई है जबकि हमने वो वेंटेज पॉइंट लिए हैं और उसके बाद से जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो समिट लेवल पे हो, उसमें हमने डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन वो एक बार हुआ, उसके बाद फिर से नहीं हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि चाइनीज ने और इंट्रूजन की है, कोशिश की है इंट्रूजन करने की। जो हमारा वो कैलाश क्षेत्र है, कैलाश रेंज है, वहां पे उन्होंने फिर से कोशिश की आने की। और वो अगर छोड़ दिए तो फिर ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल में हम जानते हैं कि वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं वो चीज। तो ये सब चला आ रहा है। और एक चीज और याद रखिए, हम सबों को याद रखना पड़ेगा कि
जो दो बेसिक एग्रीमेंट थे, एक था वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो कि 1993 में हुई थी, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए एक बड़ा खाका हमने खींचा था, वो था 1996 में जी। इसके अलावे और कुछ दूसरा नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे क्या कैसे होना चाहिए, क्या उसका जो पैरामीटर है, उसी के ऊपर में आगे पीछे हम कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो आपको तभी होगी ना जबकि आपको विल है। देखिए ये कहावत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब जब वो वांटेज पॉइंट्स हमने छोड़ दिए हैं, उसके बाद चाइनीज को अपना विल नहीं है कि हम वहां से डीएस्केलेट करें, कोई विल नहीं उनका। आप मिलिट्री लेवल पे बातचीत करने चाहिए, वो जहां 6 पे थे या 8 पे थे, आज के दिन में हम 18वें लेवल पे बात कर रहे हैं, 18वीं बात कर रहे हैं जी। लेकिन विल नहीं है उनका। वो विल कल जो बात हुई है शी जिनपिंग से, चाहे वही कुछ के अल्फाज में बात ये हो, तो एक जो बीच में आया हुआ है कि मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से शी जिनपिंग कुछ उनका लिप रीडिंग और कीजिए तो वो बड़ा राय स्माइल के साथ जो शिपिश स्माइल जो होती है उसके साथ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको पीछे उलट के नहीं देखा है। तो ये एक क्लियर संदेश देता है कि इंडिया जो है वो चीन को भरोसा नहीं करता है। ये एक छोटा सा हम लोग जो बॉडी लैंग्वेज जो आप कह सकते हैं वो है। लेकिन जहाँ पे मैं विल पावर की बात कर रहा था, अगर चीन चाहे, अगर उनको अपना विल पावर दिखाए तो कल को ये डिमार्केशन जो है एलएसी का कल को हो जाए, और इस तरह की जो इंक्लूजन चलती है और इसके चलती जो परिस्थिति आप क्या हो रही है वो तो बंद हो जाए जी। हम एक और चीज जानते हैं चीन के बारे में कि वो कल को अपना पाकिस्तानी कार्ड वो जरूर खेलेगा। वो पाकिस्तान के भी हक में है, वो चीन के भी हक में है जी। तो वो कार्ड को वो सजग रखेगा। अब ये इंडिया के ऊपर में निर्भर करता है कि हम अपनी जो विदेश नीति है, सैन्य नीति है, चाहे वो एलएसी में हो चाहे एलओसी में हो, उसको हम कितना सक्षम और प्रोएक्टिव रखते हैं। क्योंकि देखिए हमारा पीओके एरिया हमारा है जिसमें से कुछ चाइना ने हथियार लिए है, कुछ पाकिस्तान हथियार लिए है। अगर उसको आपको क्लेम करना है तो कैसे कीजिएगा? डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं होगी। आप कहिएगा पाकिस्तान से कि आ जाओ हम कश्मीर पे बात करते हैं, और कश्मीर पे जब बात होगी वो यही होगी कि आप पीओके को कब खाली कर रहे हो। खाली नहीं करने वाला है वो आपके रिक्वेस्ट से खाली नहीं करने वाला है। कहीं न कहीं मिलिट्री ऑप्शन होगा, लेकिन उसका एक स्लो बिल्डअप होगा जिसमें आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां का जो एयर स्पेस है पीओके का, उसके ऊपर में आपको जो अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ न कुछ वो सुनेंगे या कुछ करने के लिए वो तैयार होंगे। तब तक नहीं है। ठीक है मंजू मैम, लेकिन जैसा भी सर ने अभी चाइना की और पाकिस्तान की बात की है कि वक्त वक्त पर चाहे आतंकवादियों को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल हो, चाइना कभी चूका नहीं इस पूरे मामले को लेकर। नीति और नीयत की बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान में लगता है कि ज्यादा बहुत अंतर नहीं है। दोनों की नीति इसी तरह की है कि भाई दूसरे के हिस्से में किसी तरह से कब्जा कर लो। अब जो बातचीत जी मैम, अब जो बातचीत की जो एक गुंजाइश थोड़ी नजर आ रही, चाहे G20 समिट के बहाने हो या कोई भी हो, थोड़ा बहुत एतबार हो सकता है क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल, छोटी मुझे लग रहा है ओनली टेम्पररी उससे डालेंगे कि थोड़ा रोक ही हो जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या इंडिया क्या करता है, एक्शन हो रहे हैं और कौन के साथ इंडियन ओशन में तो हमारा वो उसी के लिए देखते हैं कि इंडिया को उसी ताक में रहते हैं, वो इंडिया को कैसे प्रेशर डाले और कैसे डील करें, ये हम देख रहे हैं। और इसलिए हमको ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खासकर जैसे हम पाकिस्तान को भी नहीं ट्रस्ट कर सकते क्योंकि वो भी बात कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं। तो चीन का भी ऐसा ही रवैया, और दोनों साथ में मिल गए हैं तो हमें चौकन्ना तो रहना पड़ेगा कि बिल्कुल दो कंट्रीज हमारे नेबरहुड में अगर हमारे साथ ऐसा रवैया रख रहे हैं sort of एंटी इंडियन और बिल्कुल कभी कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें अपने आप को संवेदन करके रखना है, अलर्ट रहना, और इनकी बातों में फुल्ली नहीं आना। बातचीत तो करनी है, शायद हमारी जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होगी तो हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आप
तो उनको पिंच नहीं करेगा इकोनॉमिकली, तो और वैसे उनको लगा कि इंडिया बहुत ज्यादा यूएस की तरफ चला गया है और इनका साठगांठ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, शायद थोड़ा प्रेशर पड़े, नहीं तो ऐसा ही चलता रहे। हाँ सर, लेकिन जो भारत की तरफ से एलएसी पर जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो अपनी तरफ से तैयारी है कि भाई चीन की बात पर जैसा आप कह रहे हैं कि एतबार तो उस पर कभी किया भी नहीं जा सकता, आंख बंद कर भी वो भरोसा करने लायक तो है नहीं। जो तैयारी भारत की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हो या फिर जवानों की तैनाती से संबंधित हो, आपको लग रहा है कि पहले की तुलना में अब काफी परिवर्तन आया है? और चीन तो हमेशा भारत को कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहा है कि उभरती हुई ताकत है, और मौजूदा वक्त में भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी भारत को गंभीरता के साथ ले रही है, ये चीन की बौखलाहट इससे तो और बढ़ेगी। देखिए, चीन क्या सोचता है उसके बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है। हमारी जो एक पहले पैसिव डिफेंस की जो नीति थी वो गलत नीति थी, जो एंथनी का आपने सुन चुके हैं कि हम वहां पे रोड इसलिए नहीं बना रहे हैं कि चाइनीज फोर्सेस आ जाएंगे। भाई हम इतने वीक हैं क्या कि हमारे दायरे में वो घुस जाएगा? नहीं, ये गलत सोचना था। और वहीं पे मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप को रेक्टिफाई किया हुआ है, अपने आप को उस पोजीशन में लाया हुआ है कि कम से कम अगर पूरे ऑल अलोंग एलओसी अगर हम अपनी नजरें 24/7 ना रख सकें, तो कम से कम मेजर जो थ्रस्ट एरिया है जहाँ पे कि हम जानते हैं कि वो घुसपैठ करते रहे होते हैं, वहां पे तो अपनी नजर रख सकें। देखिए, भारत जो है ये कहीं न कहीं जो डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है और इकोनॉमी है, तीनों फ्रंट में चाइना को सरेंडर कर दिया था। चाहे आप वो लेट 90s रखिए या पोस्ट 62 अपने आप को सरेंडर कर दिया था, ये सोच के कि हम वीक हैं, ये गलत सोचना था। लेकिन ये 2018 में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। हमारे पास में MSF बना हुआ, माउंटेन स्ट्राइक फोर्स जिसको बोलते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ इतनी वर्सेटाइल है कि जहां पे आप सोच नहीं सकते हैं, वहां पे आप घंटों में, चंद 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पोजीशन ऑफ एडवांटेज में आ सकते हैं, बहुत बड़े दायरे को अपने अंदर में कर सकते हैं। ये पहले नहीं था। जिस दिन से ये आया हुआ उसके बाद से चीन की बौखलाहट शुरू हुई है। दूसरी और एक चीज हुई थी, देखिए हम लोग क्वाड की बातें करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र में जो हमारे जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं उसकी बात करते हैं, उससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वाड की एक बात बड़ी क्रेडिबल थी, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी एलिमेंट जो उसमें से निकल गया ऑकस के बनने के बाद, अब चीन समझता है कि अगर वो बातें कर ले, क्वाड की कितनी भी बातें कर ले, उसमें सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है, उसमें मिलिट्री एलिमेंट नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये खोखली बातें हैं, वो समझ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है मौजूदा हालात है। माफी चाहूंगा सर, क्योंकि समय का अभाव है। चीन पर भरोसा करना खुद को धोखे में रखने जैसा है। हालांकि चीन के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके की नीति वो अख्तियार करता है, उसी भाषा में उसको अगर जवाब दिया जाए, उस हिसाब से अगर तैयारी की जाए, तब शायद चीन को असलियत का पता चल पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।